Hello everyone. So today my video is on the topic motion in a plane, especially for class 11th. 11th के बच्चे जब नया स्टार्ट करते हैं फिजिक्स पढ़ना तो दे फील इट लिटिल बोरिंग, लिटिल डिफ़िकल्ट. बहुत एक मिक्स आपको 11th में एक चेंज आता है सारे ही सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में. बट हम फिजिक्स के कुछ ऐसे सेलेक्टेड टॉपिक अगर पहले पढ़ें तो हमारा इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा क्रिएट होता है. जैसे मेरे जो लास्ट वीडियोस हैं 11th के, अगर आप उसमें देखेंगे तो मैंने आपको पहले मैथमेटिकल टूल बताया है जिसमें हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बेसिक बातें करी हैं. फिर हमने काइनेमेटिक्स देखा है, वो बिल्कुल 9th जैसा है, तो एक आपका उसमें रिवीजन हुआ, साथ ही साथ 11th का पोर्शन कंप्लीट हुआ. आज जो हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो मोशन इन अ प्लेन में सबसे पहले हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे. वेक्टर्स का जो भी मैथमेटिकल पार्ट है या आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल है, ये आपको मैथ्स में भी काम आता है और फिजिक्स में तो आपको पूरे समय इसकी यूज होगी. दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो वेक्टर्स एकदम नोन टर्म है आपके लिए. आपने पढ़ रखा है कि फिजिकल क्वांटिटी हम कहते हैं उन सब क्वांटिटी को जिसको हम मेजर कर सकते हैं, यानी ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटी एंड दे आर ऑफ टू टाइप. बेसिकली ये दो तरीके की होती हैं एंड दे आर स्केलर्स एंड वेक्टर्स. स्केलर्स जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर्स जिनके पास दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी एंड डायरेक्शन भी. ये आपने बहुत बेसिक चीजें पढ़ रखी हैं ऑलरेडी, 9th से आप इसे जानते हैं. तो स्केलर्स में कहूं कि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, so they change if their magnitude changes and they can be added according to ordinary law of algebra. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती हमें. स्केलर्स को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं जैसे प्लस माइनस करते हैं ना अलजेब्रा में डायरेक्ट. बट वेक्टर्स के पास क्योंकि दोनों होता है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो दे चेंज इफ आइदर देयर मैग्नीट्यूड चेंज और डायरेक्शन चेंज और बोथ चेंजेस, है ना. तो वेक्टर्स बदल सकता है अगर मैग्नीट्यूड बस बदल जाए या डायरेक्शन बस बदल जाए या दोनों बदल जाए. तो इसे हम नॉर्मल अलजेब्रा के लॉ से ऐड नहीं करते, इसके लिए हम स्पेशल लॉ पढ़ते हैं फॉर वेक्टर एडिशन. तो आज हमारे इस वीडियो में हम वेक्टर एडिशन ही देखेंगे. बट उसके पहले हम देखेंगे कि वेक्टर्स कितने प्रकार के होते हैं और कैसे हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो एक कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, मान लीजिए ए एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय मेकिंग वन एरो अहेड ऑफ इट. इस पर आप एरो बना सकते हैं या किसी किसी बुक्स में या कभी बच्चों से डार्क बना देते हैं विद द पेन, बट इट्स बेटर कि आप उस पर एक एरो बना दें. दैट विल गिव यू द साइन ऑफ ए वेक्टर. करेक्ट. अब सबसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो दो वेक्टर होते हैं जो आपको बिल्कुल नोन होने चाहिए, एंड दे आर पोजीशन वेक्टर एंड साथ ही साथ आपका होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ये दोनों आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, पोजीशन वेक्टर एंड सेकेंड वन इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो हम छोटा सा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं और उसमें समझने की कोशिश करते हैं. सपोज मेरे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है. देखिए जब हम प्लेन की बात कर रहे हैं ना, प्लेन जो मेरे चैप्टर में बिगिनिंग में कहा, मोशन इन अ प्लेन. प्लेन का मतलब होता है आप दो एक्सिस का यूज करेंगे. हमारे पास तीन होती हैं, एक्स वाई जेड. इस एक्स वाई जेड में आइदर आई विल यूज एक्स वाई प्लेन और आई विल यूज वाई जेड प्लेन और आई कैन यूज एक्स जेड प्लेन. ये मैंने 1D 2D मोशन का एक्सप्लेनेशन आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है. तो हमने कहा कि हमारे पास एक प्लेन है, यानी मैं इसे कह सकती हूँ एक्स वाई प्लेन है, और एक पार्टिकल है विच इज एट अ डिस्टेंस सपोज आर. ओके, एंड दिस इज द पॉइंट P. तो अब जो ओरिजिन से हमारा डिस्टेंस बता रहा है दैट वी विल रेफर एज द पोजीशन वेक्टर. तो जो OP होगा उसे हम कहेंगे वेक्टर R. बहुत सिंपल है. यानी मैं डिफाइन करना चाहूं तो वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ द रेफरेंस टू द origin of your coordinate system. जो origin से मेजर करें उसे हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर. आई थिंक इट्स वेरी क्लियर एंड वेरी इजी. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में अगर मैं बनाऊं तो मैंने फिर से एक प्लेन बनाया है. डिस्प्लेसमेंट का मतलब आप जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी फाइनल और इनिशियल पॉइंट से हमें मतलब है. द पाथ विच इज वी हैव ऑप्टेड इज डजंट मैटर, है ना. इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, है ना. तो अगर मैंने कहा कि पॉइंट P पर कोई हमारा बॉडी है या ऑब्जेक्ट है जिसकी पोजीशन वेक्टर मान लीजिए R1 है,
और यही पार्टिकल थोड़ी देर बाद आफ्टर सर्टेन टाइम इट रीचेस टू पॉइंट Q, वो ट्रैवल करके Q तक चला गया, तो इसकी पोजीशन जो ओरिजिन से हम मेजर करेंगे दैट विल बी R2, यानी जो OP है मेरा पोजीशन वेक्टर R1 है, OQ है वो पोजीशन वेक्टर R2 है. दीज आर द पोजीशन वेक्टर्स. लेकिन अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है तो इन दोनों के बीच का जो फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का होगा, दैट मीन्स PQ विल गिव मी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आफ्टर द टाइम T डैश. मान लीजिए यहाँ पे एट टाइम T था, टाइम T इज इक्वल टू T एंड यहाँ टाइम T इक्वल टू T डैश अज्यूम कर लिया मैंने. तो आप कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर is the vector in which direction of object has changed with respect to position in a given time interval. तो object की position change हुई है in a given time interval, that is called your displacement vector. Now we will discuss about how many types of vector are there. बहुत सिंपल वेक्टर्स होते हैं और जैसे मैंने कहा आपको डेफिनेशन बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप नाम से ही उसे याद करने की कोशिश करिए. जैसे मैं कहती हूँ कि पोलर वेक्टर, ओके, पोलर. तो अगर आपने पोलर की बात कही तो वेक्टर्स विच हैव अ स्ट्रेट पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दे आर कॉल्ड पोलर वेक्टर. जो स्ट्रेटिंग मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से आपके एक्ट करते हैं अलोंग दी स्ट्रेट लाइन. जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, आपका वेलोसिटी वेक्टर हो गया, दीज ऑल आर कॉल्ड पोलर वेक्टर. मतलब जिनका स्टार्टिंग पॉइंट है, वन हु स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. तो जो भी वेक्टर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से स्टार्ट करता है दे आर कॉल्ड पोलर वेक्टर. इसमें मैंने आपको क्या बताया एग्जाम्पल, आप वेलोसिटी वेक्टर कह सकते हैं, आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कह सकते हैं, ठीक है. अब दूसरा जो टर्म है वो है एक्सियल वेक्टर, AXIAL. एक्सियल, देखिए एक्सिस से एक्सियल आया है, तो मतलब जो भी वेक्टर हमारे एक्सिस पर एक्ट करेंगे. तो ज़्यादातर मेनली क्या होता है कि वेक्टर जो अलोंग द एक्सिस रहती हैं वे दे आर द गिविंग अस अ रोटेशनल इफेक्ट, या एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशंस, और जिनका हम वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो स्क्रू रूल से निकाल सकते हैं. स्क्रू का मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे मान लीजिए मैंने एक ये प्लेन लिया है और यहाँ से अगर कोई स्क्रू हम एक्सिस पास करते हैं जैसे, तो ये एक्सिस ऊपर की तरफ जाती है ना. अगर मैं पेन लूँ और इसे ऊपर की तरफ करूँ तो देखिए मैंने अपने रोटेट कर रही हूँ मैं उंगली, और जो मेरा पेन है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और मेरी फिंगर का जो है वो रोटेशन हो रहा है. सिमिलरली अगर मैं ऊपर से रोटेट करूं तो क्या होगा, पेन नीचे की तरफ जाएगा, यानी अलोंग द एक्सिस आई एम जस्ट मूविंग द पेन. सो लाइक एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, इस चैप्टर में हम सब पढ़ेंगे. तो दे आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर्स. सो इन शॉर्ट व्हाट यू कैन से, द वेक्टर विच एक्ट अलोंग द एक्सिस. जैसे ये वेक्टर या ऊपर की तरफ लग रहा है, तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल क्या कहा, टॉर्क, ये टर्निंग और ट्विस्टिंग इफेक्ट करता है. एंगुलर वेलोसिटी, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सियल वेक्टर कहते हैं. इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर अगर मैं बोलूं तो नाम से ही बहुत क्लियर है ना. दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, वेक्टर्स विच आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन. यानी दो एरोज में अगर बता देती हूँ कि दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, और ये दोनों वेक्टर का जो है डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे इक्वल वेक्टर. अगर मैं कहूं नेगेटिव वेक्टर, ओके, नेगेटिव वेक्टर का मतलब ये हुआ कि एक वेक्टर ए है मेरा जिसका डायरेक्शन क्या है, अगर लेफ्ट टू राइट है, और अगर मुझे ए का नेगेटिव वेक्टर चाहिए तो डेफिनेटली इसका डायरेक्शन बदल जाएगा, है ना. तो इसका मतलब हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड में मैंने कोई चेंज नहीं किया, दिस इज ऑल्सो ए, दिस इज ऑल्सो ए, बट हाँ डायरेक्शन इज अपोजिट. तो इस तरीके के वेक्टर को हम कहते हैं नेगेटिव वेक्टर. नेक्स्ट है लाइक मॉडुलस ऑफ वेक्टर. मॉडुलस ऑफ वेक्टर का मतलब होता है कि मीन्स द लेंथ और द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर. तो ये हमेशा स्केलर होगा. मॉडुलस जो होता है वो हमेशा मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट विल गिव यू द स्केलर क्वांटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर, दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ वेक्टर. फिर आपने कहा कोइनिशियल वेक्टर, ठीक है. कोइनिशियल, इनिशियल पॉइंट जिनका सेम हो,
है ना, उसको हम कहेंगे कोइनिशियल वेक्टर। यानी सेम, मान लीजिए ओरिजिन से है तो एक मेरा वेक्टर ए है, फिर इसी ओरिजिन ओ से मेरा दूसरा वेक्टर भी जा रहा है बी, फिर इसी ओरिजिन सी से मेरा तीसरा वेक्टर भी जा रहा है, या फिर सब एक पर्टिकुलर आपके पॉइंट पर लग रहे हों, तो आप इसे कहते हैं कि दे आर द कोइनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, फिर कोप्लानर वेक्टर। कोप्लानर, प्लेन का मतलब होता है आपका अगर सब एक ही प्लेन पर लाई कर रहे हैं, मीन्स ऑल द वेक्टर विच आर एक्टिंग इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लानर वेक्टर। ठीक है, तो कोप्लानर वेक्टर का मतलब हुआ ऑल द वेक्टर्स विल एक्ट इन द सेम प्लेन। कोलिनियर, अगर मैं कोलिनियर की बात करूं तो कोलिनियर वेक्टर किसे कहते हैं, विच आर आइदर एक्ट अलोंग द सेम लाइन और द पैरेलल लाइंस। मतलब कोलिनियर वेक्टर्स आर हैविंग सेम डायरेक्शन, दे आर द लाइक वेक्टर या पैरेलल वेक्टर। यानी अगर मैं कहूं कि ये वेक्टर ए है और इसी तरफ वेक्टर बी भी है ना, तो ये लाइक वेक्टर्स हैं या पैरेलल वेक्टर्स हैं, इनके डायरेक्शन जो है वो सेम रहता है, एक सेम लाइन में रहता है। तो इस तरीके के वेक्टर्स जो कोलिनियर वेक्टर होते हैं उनका थीटा कितना होता है, 0 डिग्री होता है। एंड सेम वे कोलिनियर वेक्टर ये भी कहलाएगा अगर दो वेक्टर एक इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो इनके बीच में थीटा कितना है, 180 डिग्री है। तो दीज वेक्टर्स आर ऑल्सो कोलिनियर वेक्टर बट अनलाइक वेक्टर्स या एंटी पैरेलल। तो ये दोनों ही कोलिनियर हैं, लेकिन एक जो कहलाएगा वो लाइक या पैरेलल वेक्टर कहलाएगा और एक जो कहलाएगा वो अनलाइक या एंटी पैरेलल कहलाएगा। जो हमारा नेक्स्ट वेक्टर है दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर। ये वेक्टर आपको यूजफुल रहता है टिल 12th। तो यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड डायरेक्शन जिसका गिवन वेक्टर के अलोंग हो, यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, यूनिटी, एंड इसका डायरेक्शन जो होता है वो गिवन वेक्टर के अलोंग होता है। दैट मीन्स इफ आई विल से ए कैप एज अ यूनिट वेक्टर, सो हम इसे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं और ऊपर आप एक छोटा सा ये इंस्टेड ऑफ वेक्टर आप एक एरो बना सकते हैं, सॉरी एरो की जगह आप एक ये कैप नोटेशन कर सकते हैं। तो ए कैप जो होता है वो कहते हैं आप वेक्टर ए बाय मॉड ए, और जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है मॉड ए जो होता है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी ए हो जाएगा। वेक्टर ए बाय ए, इसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। और यहां से अगर मैं वेक्टर का फॉर्मूला निकालना चाहूं तो अगर मॉड ए जो है वो ए कैप से मल्टीप्लाई हो जाए, सो इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ योर वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट मैग्नीट्यूड का होता है जिसे हम गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं। दिस इज व्हाट कॉल्ड द यूनिट वेक्टर। अब आपको मैं बता रही हूं कि बेस वेक्टर्स किसे कहते हैं। ओके, ये जो बेस वेक्टर्स हैं इसे हम ऑर्थोगोनल ट्रेड ऑफ यूनिट वेक्टर्स भी कहा जाता है। इनका जो ऑर्थोगोनल ट्रेड है उसे भी कहते हैं। तो हमारे पास 3 एक्सेस होती है नॉर्मली। कौन कौन सी एक्सेस है, हम प्लेन में हमने कई बार इस बात को कहा, तो एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। ये जो तीनों एक्सेस हैं ये इसे हम 3 एक्सेस में 3 यूनिट वेक्टर्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर या बेस वेक्टर रिप्रेजेंट करता है वो होता है आई कैप, वाई में जो करता है वो होता है जे कैप, और जेड में जो करता है वो होता है के कैप। तो आई जे के इन तीनों को कलेक्टिवली ऑर्थोगोनल ट्रेड ऑफ यूनिट वेक्टर्स कहा जाता है। ओके, ऑर्थोगोनल ट्रेड ऑफ यूनिट वेक्टर्स। क्या है ऑर्थोगोनल ट्रेड, आई कैप अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कोई भी वेक्टर अगर आपका एक्स एक्सिस में जा रहा है तो उसे हम आई कैप के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी वो उसको यूनिट वेक्टर को आप गिवन वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल गिव यू द डायरेक्शन। अगर आई कैप मल्टीप्लाई है यानी आपका वेक्टर ए कहाँ एक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस में। सिमिलरली जे कैप यानी वाई एक्सिस एंड के कैप यानी आपका होगा z एक्सिस। तो आई जे के इज वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर ऑर्थोगोनल, और आई कैप का मॉड, जे कैप का मॉड और के कैप का मॉड हमेशा जो होता है वो 1 होता है, बिकॉज दे आर द यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर का मतलब ही ये हुआ कि मैग्नीट्यूड इज यूनिटी।